नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वन इंडिया पर। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी रजत। देवभूमि दिन भर में आपको दिखाएंगे देवभूमि उत्तराखंड की तमाम खबरें। शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहली खबर देहरादून से है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी टपकेश्वर मंदिर पहुंचे हैं। आपको बता दें कि इधर महादेव मंदिर पहुंचकर उन्होंने महादेव की पूजा की और आशीर्वाद लिया। इस दौरान सीएम धामी की मां विश्वनाथ देवी भी उनके साथ मौजूद रही। आपको बता दें, सीएम ने महादेव पर जलाभिषेक कर चुनावी रण में उतरने का आशीर्वाद लिया और प्रदेश वासियों के स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना भी की। देहरादून के टपकेश्वर महादेव मंदिर की ये तस्वीरें हैं, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपनी मां के साथ यहां पर पहुंचे हुए हैं। जलाभिषेक किया, चुनावी रण में सफलता के लिए सीएम ने कामना की, साथ ही कोविड से सुरक्षा के लिए प्रदेशवासियों के लिए भी उन्होंने कामना की है। जलाभिषेक किया, पूजा अर्चना की, महाकालेश्वर का आशीर्वाद लिया, जलाभिषेक किया। टपकेश्वर महादेव मंदिर वो पहुंचे हुए थे, जहां अपनी मां के साथ वो वहां पहुंचे और इस दौरान रुद्राभिषेक किया, जलाभिषेक भी किया, महादेव का आशीर्वाद भी लिया और चुनाव में सफलता की कामना की। साथ ही प्रदेशवासियों के स्वास्थ्य के लिए भी उन्होंने कामना की। और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का संबोधन। उत्तराखंड की जनता को मनीष सिसोदिया ने संबोधित किया है। उन्होंने कहा कि आपकी डिजिटल नवपरिवर्तन सभा की शुरुआत हो गई है। अगले 6 दिन तक आम आदमी पार्टी की डिजिटल नवपरिवर्तन सभा चलेगी। 16 जनवरी को डिजिटल नवपरिवर्तन सभा का समापन होगा। मनीष सिसोदिया ने कहा कि जनता सोच समझकर वोट दे। कांग्रेस और बीजेपी ने उत्तराखंड को बर्बाद किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि अलग राज्य का सपना आज तक साकार नहीं हुआ है। सुविधाओं के अभाव में लगातार पलायन जारी है। अच्छे स्कूल, स्वास्थ्य, रोजगार के लिए वोट दे। 21 साल पहले जैसी स्थिति उत्तराखंड की आज भी है। उत्तराखंड को आपके रूप में नया विकल्प मिल चुका है। 21 साल पहले एक बहुत बड़े महान आंदोलन से उत्तराखंड राज्य का जन्म हुआ। उत्तराखंड के लोगों ने बहुत बड़े बड़े सपने देखे, उसके लिए अपनी कुर्बानी दी, खून पसीना बहाया। लोगों ने अपनी नौकरियां, व्यापार छोड़ के, घर परिवार छोड़ के, सुख सुविधाएं छोड़ के आंदोलन चलाया कि लखनऊ बहुत दूर है, सरकार को उत्तराखंड तक लाया जाए, पहाड़ों तक लाया जाए, गांवों तक लाया जाए। लेकिन 21 साल पहले जो कुछ हुआ, उसका फायदा उत्तराखंड में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को छोड़ के किसी को नहीं मिला। 21 साल से उत्तराखंड के लोग, आंदोलन चलाने वाले आंदोलनकारी, अपने उत्तराखंड राज्य को अलग करवाने वाले आंदोलनकारी, उत्तराखंड के लोग हाथ पे हाथ धरे बैठे रह गए। उनके हाथ कुछ नहीं लगा, उत्तराखंड के लोगों के हाथ कुछ नहीं लगा। जितने बदहाल स्कूल पहले होते थे उतने ही बदहाल अब हैं। 21 साल पहले जितने बदहाल अस्पताल होते थे उतने ही बदहाल अब हैं। पलायन जिस गति से 21 साल पहले चलता था उससे ज्यादा अब चल रहा है। इतना जरूर हुआ कि उत्तराखंड में कांग्रेस और बीजेपी के नेता माला माल होते चले। खबर देहरादून से, जहां विनीत बलूटिया आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए हैं। दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष और पर्यावरण मंत्री गोपाल राय के सानिध्य में शामिल हुए हैं। हल्द्वानी से आम आदमी पार्टी के महानगर अध्यक्ष बने हैं विनीत बलूटिया। आपको बता दें कि कोरोना गाइडलाइंस का पालन करते हुए कई समर्थकों ने आम आदमी पार्टी का दामन थामा है। हल्द्वानी से प्रभारी समित टिक्कू ने इसकी जानकारी दी है। सामाजिक कार्यकर्ता के साथ समाज सेवी भी हैं विनीत बलूटिया। बलूटिया के पार्टी में आने से युवाओं में उत्साह दिखा। तो विनीत बालूटिया ने आम आदमी पार्टी का हाथ थाम लिया है। आम आदमी पार्टी में वो शामिल हो गए हैं। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय के सानिध्य में वो पार्टी में शामिल हुए हैं। कोरोना गाइडलाइंस का पालन करते हुए कई लोग आम आदमी पार्टी में शामिल हुए हैं। विनीत बालूटिया भी इसमें अब शामिल हो गए हैं। हमारे हल्द्वानी के लोकप्रिय मेरे छोटे भाई विनीत बलूटिया का आम आदमी पार्टी परिवार में स्वागत है। आज हमारे दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष माननीय गोपाल राय जी, जो दिल्ली के मंत्री भी हैं, उनके सानिध्य में विनीत बलूटिया महानगर अध्यक्ष हल्द्वानी मनोनीत होने पर मैं इन्हें और पूरे आम आदमी परिवार को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं।
आम आदमी पार्टी प्रवक्ता नवीन पशवाली ने बर्खास्त पीआरओ नंदन बिष्ट मामले को लेकर बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि सीएम धामी ने पीआरओ को खनन के ट्रक छुड़ाने के मौखिक आदेश देकर चिट्ठी लिखवाई। जब इस पर आपने सवाल खड़े किए तो अपनी गलती को छिपाने के लिए पीआरओ पर सस्पेंड कर दिया गया। साथ ही पशवाली ने कहा कि बीजेपी अब जांच परिणामों की समीक्षा किए और जनता से साझा किए बिना पीआरओ को बैक डेट से बहाल कर रही है। इससे सीएम धामी का खनन प्रेम सामने आ गया है। मुख्यमंत्री द्वारा नाटकीय रूप से अपने पीआरओ का सस्पेंशन कर देना और जांच परिणामों को उजागर किए बिना जांच के बहाली कर देना भारतीय जनता पार्टी के जंगल राज का परिचायक है। इससे यह साबित होता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अपने काले कारनामों पर पर्दा डालने के लिए यह सब नाटक रचा और मुख्यमंत्री के मौखिक आदेश पर ही पीआरओ ने चिट्ठी। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और प्रदेश में आचार संहिता भी लागू हो गई है, लेकिन कांग्रेस पार्टी का कहना है कि बीजेपी ने आचार संहिता का उल्लंघन किया है। पूर्व सीएम हरीश रावत ने कहा कि आचार संहिता लागू होने के बाद भी बीजेपी सरकार ने आदेश जारी किए और मनपसंद लोगों की नियुक्तियां भी की हैं। हालांकि बीजेपी ने आरोपों से इनकार किया है। ये रिपोर्ट देखिए। हरदा का सरकार पर निशाना, आचार संहिता का उल्लंघन बता बीजेपी पर ताना, 600 आदेशों के साथ ईसी के निर्देश की अवहेलना, बीजेपी बोली ना। विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान होते ही प्रदेश में आचार संहिता लागू हो गई है। अब इसी आचार संहिता का बीजेपी ने उल्लंघन किया है, ऐसा आरोप कांग्रेस पार्टी लगा रही है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने बीजेपी सरकार पर हमला बोला है और आरोप लगाया है कि बीजेपी सरकार ने चुनाव आयोग के आदेश की अवहेलना की है। आचार संहिता का उल्लंघन कर 600 आदेश निकाले गए हैं। हरीश रावत यही नहीं रुके और यहां तक कह दिया कि जितने आदेश निकले हैं बीजेपी सरकार में चहीतों को पोस्टिंग भी दी गई है, तो वहीं आबकारी विभाग में जो आदेश निकला है उससे करोड़ों रुपए का खेल हुआ है। वर्तमान सरकार इलेक्शन कमीशन के आदेश की पूर्णतः नग्न तरीके से, बेहद शर्मपूर्ण तरीके से अवहेलना कर रही। आपसे शेयर किया था कि किस तरीके से इलेक्शन की घोषणा के बाद, डेट की घोषणा के बाद आबकारी विभाग में एक आदेश निकाला गया और उस आदेश के जरिए किस प्रकार करोड़ों रुपए का खेल। हरीश रावत के आरोपों से बीजेपी ने साफ इनकार कर दिया है। बीजेपी का कहना है चुनाव में हार के डर से कांग्रेस हंगामा और मनगढ़ंत आरोप लगा रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि हरीश रावत जी घबरा रहे हैं और झूठ की राजनीति कर रहे हैं। सब जानते हैं कि जो कुछ है सबके सामने है, हमें कुछ बैक एंट्री करने की आवश्यकता नहीं है। जो आदेश हुए हैं, वो आदेश सैटरडे संडे की वजह से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाए, इसलिए इम्प्लीमेंट हो रहे हैं। तो अगर उनको लग रहा है कि बैक एंट्री हो रही है और वो हर चीज़ पे सवाल उठा रहे हैं, तो सवाल उठाने का दौर खत्म हो गया है। अब मैदान खुला है, आइए और फाइट कीजिए। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता एक एक बूथ पे ताकत के साथ खड़ा है और इस बार मन बना चुका है। युवा मुख्यमंत्री के नेतृत्व में इस बार 60 पार कांग्रेस को इकाई पे समेटने का मन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बना चुके हैं। जैसा कि 14 फरवरी को प्रदेश में वोटिंग होनी है, चुनाव आयोग की तरफ से रैलियों समेत सभी जनसभाओं को रोक दिया गया है। लेकिन इस बीच बीजेपी पर हमला बोलने का ये नया जरिया हरीश रावत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर खड़ा कर दिया है। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी अब बीजेपी के खिलाफ माहौल बनाने के लिए क्या कोई नई चाल चल रही है या फिर इस आरोप में दम है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। और विधानसभा चुनाव से ठीक पहले उत्तराखंड कांग्रेस द्वारा लगाए गए राज्य सरकार पर बैकडेट में हो रहे तबादलों के आरोप पर अब शिक्षा सचिव ने भी एक पत्र जारी किया है। पत्र में सचिव शिक्षा आर मीनाक्षी सुंदरम ने कहा है कि राज्य के शिक्षा विभाग में हुए तबादले नियम के अनुसार हुए हैं और आचार संहिता लगने से पूर्व हुए तबादलों के बाद अब तबादला हुए व्यक्तियों के लिए रिलीव होने और ज्वाइन करने की प्रक्रिया चल रही है। ऐसे में कोई भी ऐसी कार्रवाई ना हो जिससे मीनाक्षी सुंदरम के पत्र की भाषा को समझें तो साफ हो जाता है कि शिक्षा विभाग में हुए तबादले इसी माह हुए हैं, जिसमें ज्वाइनिंग और लिविंग के कार्यों में कुछ समय लग रहा है।
कोरोना के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में उत्तराखंड में भी कोरोना के केस बढ़ते जा रहे हैं। अगर उत्तराखंड की बात की जाए तो 24 घंटे में कोरोना के 1292 केस मिले हैं। उत्तराखंड में 24 घंटे में कोरोना से 5 लोगों की मौत भी हुई है। वहीं उत्तराखंड में कोरोना के कुल 5009 केस एक्टिव हैं। देहरादून में 441, हरिद्वार में 254 कोरोना के केस है। पौड़ी में 56 है, उत्तरकाशी में 9 है, टिहरी में 28 है, वहीं बागेश्वर में 7, नैनीताल में 220 कोरोना के नए केस मिले हैं। अल्मोड़ा में 36, पिथौरागढ़ में 12 कोरोना के नए केस मिले हैं। ऊधम सिंह नगर में 193, रुद्रप्रयाग में 14 कोरोना के नए केस मिले हैं। चंपावत में 7, चमोली में 15 कोरोना के नए केस मिले हैं। खबर सितारगंज से, जहां जीएस कॉन्वेंट स्कूल में कोरोना विस्फोट हुआ है। जीएस कॉन्वेंट स्कूल के 55 बच्चे कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। सभी संक्रमित बच्चों को होम आइसोलेट किया गया है। एक दिन पहले ही 155 बच्चों की कोरोना जांच कराई गई थी। आपको बता दें कि 155 बच्चों में से 55 बच्चे कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। जीएस कॉन्वेंट स्कूल का ये पूरा मामला है, जहाँ 155 बच्चों की रिपोर्ट ली गई थी, टेस्ट लिया गया था और उसके बाद इन सभी में 55 बच्चे कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। सभी बच्चों को फिलहाल होम आइसोलेट कर दिया गया है। सितारगंज के जीएस कॉन्वेंट स्कूल का ये पूरा मामला है। और विधानसभा चुनाव को सफलता के साथ संपन्न कराने के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी पौड़ी डॉक्टर विजय कुमार जोगदंडे ने अधिकारियों के साथ बैठक की है। जिलाधिकारी ने कहा कि जिले के हर बूथ में 4 कर्मियों की तैनाती की जाएगी। इसके लिए कार्मिकों को डेटा तैयार किया जाएगा। बैठक में जिलाधिकारी डॉक्टर जोगदंडे ने आयोजित बैठक में संबंधित नोडल अधिकारियों को निर्देशित किया है कि विधानसभा चुनाव को लेकर गंभीरता से कार्य करें। संबंधित डेटा के आधार पर कर्मियों को नियुक्ति आदेश जारी किया जाएगा। कार्मिकों के नियुक्ति आदेश के बाद पहले सत्र में पीठासीन अधिकारी और पहले निर्वाचन अधिकारियों की ट्रेनिंग की जाएगी। उन्होंने कहा कि ट्रेनिंग के दौरान उन्हें निर्वाचन प्रक्रिया की समस्त जानकारी भी दी जाएगी। विधानसभा निर्वाचन की तैयारियों के उपलक्ष्य में जनपद पौड़ी गढ़वाल में सभी जनपद स्तरीय अधिकारियों के समन्वय से आज निर्वाचन के दौरान जो कार्मिक कार्य करेंगे उनका फर्स्ट रैंडमाइजेशन का प्रक्रिया को संपन्न किया गया। हमारे 944 बूथ हैं और प्रत्येक बूथ पर हम लोग जो है 4 कार्मिकों का ड्यूटी तैनात करते हैं। प्रिसाइडिंग ऑफिसर, प्रथम अधिकारी, निर्वाचन अधिकारी प्रथम, द्वितीय और तृतीय, तो उनका डेटाबेस तैयार कर लिया गया है। संबंधित डेटाबेस तैयार करने के उपरांत उनको नियुक्ति आदेश जारी भी कर दिया जाएगा। इसके उपरांत जो है उनका ट्रेनिंग जो हम अरेंज कर रहे हैं उसका सेशंस को अरेंज किया जाएगा और ट्रेनिंग के प्रथम सत्र में जो पीठासीन अधिकारी और निर्वाचन अधिकारी प्रथम है उनको हम ट्रेनिंग के लिए इनवाइट करेंगे और उसके उपरांत जो है निर्वाचन प्रक्रिया का सभी जानकारी को। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले जनपद मुख्यालय रुद्रपुर में माहौल को खराब करने की कोशिश की गई है। कोशिश करने वालों ने हिंदू धर्म की भावनाओं को भड़काने की मंशा से एक खाली प्लॉट में प्रतिबंधित पशु और बछड़े को काट कर फेंक दिया, जिससे गुस्साए गौ रक्षा सेवा दल और हिंदुवादी संगठनों से जुड़े लोगों ने नारेबाजी शुरू कर दी। यही नहीं, घटना के बाद बीजेपी कांग्रेस भी आमने सामने आ गई है, जिसकी सूचना मिलने पर एसएसपी समेत भारी पुलिस बल मौके पर पहुंच गया। बीती रात ये काम को अंजाम दिया है। ये घटना वास्तव में समस्त सीसी कैमरों में आ गई है और यहाँ की पुलिस को समय रहते सीसी कैमरों की स्टडी करके मुलजिम को अरेस्ट करना चाहिए। एसएसपी साहब ने 24 घंटे का टाइम मांगा है और 24 घंटे में कार्रवाई ना हुए, गाय का कत्ल करने वाले अगर ना गिरफ्तार हुए तो हिंदू संगठन कल 11 बजे गगन ज्योति में इकट्ठे होंगे और मैं खड़ा हूँ हिंदू संगठनों के साथ। तत्काल इसमें जो है मामले में अखाड़ा दर्ज करके पूरा जो भी हमारे साक्ष्य यहाँ पर उपलब्ध हैं इसके आसपास, घटनास्थल आसपास और पूरे रूट में उसको चिन्हित करके जो भी इसमें संलिप्त। और देहरादून से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां आईटीडीए के निदेशक बने आईपीएस एडीजी अमित सिन्हा। आईटीडीए में अमित सिन्हा ने किया कार्यभार ग्रहण, डायरेक्टर विजिलेंस भी है अमित सिन्हा। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं, जहां आईटीडीए में अमित सिन्हा ने कार्यभार संभाल लिया है। आपको बता दें कि डायरेक्टर विजिलेंस भी है अमित सिन्हा और अब उन्होंने आईटीडीए में कार्यभार संभाल लिया है। आईटीडीए के निदेशक बने हैं आईपीएस एडीजी अमित सिन्हा। आईटीडीए में अमित सिन्हा ने कार्यभार ग्रहण कर लिया है। साथ ही आपको बता दें कि डायरेक्टर विजिलेंस भी हैं अमित सिन्हा।
हरिद्वार से, जहां जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे ने मुख्य शिक्षा अधिकारी समेत एक प्रशासनिक अधिकारी पर बड़ी कार्रवाई की है। अधिकारी आचार संहिता लगने के बाद भी कार्यालय खोलकर समायोजन और नियुक्ति का काम कर रहे थे, जिसके बाद शिकायत मिलने पर जिलाधिकारी ने कार्यालय में छापा मारा और मुख्य शिक्षा अधिकारी की संलिप्तता के बाद शिक्षा विभाग को दोनों अधिकारियों को सस्पेंड करने की संस्तुति भेजी है। वहीं नई टिहरी जिला कोषागार में 2 करोड़ 42 लाख रुपए के गबन के बाद अब नरेंद्र नगर कोषागार में भी करोड़ों रुपए के गबन का खुलासा हुआ है। कोषाधिकारी ने लेखाकार और अन्य कर्मचारियों से मिली भगत कर 2 करोड़ 48 लाख 46 हजार रुपए का गबन किया है। उन्होंने मृतकों की पेंशन अपने और अपने परिचितों के खातों में डाली है। वहीं मामले में वरिष्ठ कोषाधिकारी की तहरीर पर पुलिस ने नरेंद्र नगर के कोषाधिकारी समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। एसएसपी ने बताया कि गिरफ्तार किए गए आरोपियों को न्यायालय में पेश किया जा रहा है। जनपद टिहरी में 2 अभियुक्त पंजीकृत हैं। इसमें एक कोतवाली टिहरी में और एक थाना नरेंद्र नगर में। थाना नरेंद्र नगर में जो 2 करोड़ 48 लाख का जो गबन जिसके संबंध में अभियुक्त पंजीकृत है और विवेचना प्रचलित है, उसमें 5 अभियुक्त तो अरेस्ट हो गए थे। आज 2 लोग उसमें अरेस्ट हुए हैं और उनको न्यायिक परीक्षा के लिए भेजा जा रहा है और कुछ लोग उसमें और नामजद हैं, कुछ लोग प्रकाश में आए, उनके खिलाफ विवेचना चल रही है और जैसे ही एविडेंसेस क्लोज होंगे उनको भी अरेस्ट किया जाए। उत्तराखंड में कोरोना के नए वेरिएंट से बचने के लिए बूस्टर डोज अभियान की शुरुआत हुई है। अभियान के तहत 60 साल से ज्यादा के बुजुर्गों को ये डोज दी जा रही है, लेकिन सबसे पहले हेल्थ वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स का टीकाकरण किया जाएगा। आपको बता दें कि हरिद्वार के करीब 55 केंद्रों पर बूस्टर डोज लगाई जाएगी। वहीं इस डोज को लगाने से पहले सभी के पास कोरोना वैक्सीन के 9 महीने पूरे होने वाला सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है। कोरोना की तीसरी लहर के मद्देनजर पूरे देश के साथ ऋषिकेश में भी स्वास्थ्य कर्मियों, फ्रंटलाइन वर्कर्स और 60 या उससे अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों को वैक्सीन की बूस्टर डोज लगनी शुरू हो गई है। राजकीय चिकित्सालय में पहले दिन बूस्टर डोज लगवाने के लिए सैकड़ों की संख्या में फ्रंटलाइन वर्कर्स और वरिष्ठ नागरिक पहुंचे, जिनको कोरोना गाइडलाइन का पालन कराते हुए बूस्टर डोज लगाई गई। वहीं स्वास्थ्य विभाग के अनुसार भारत सरकार ने कोविन वेबसाइट को अपडेट कर दिया है। जिन लोगों को वैक्सीन की दूसरी डोज लग चुकी है वो 9 महीने पूरे होने के बाद बिना किसी रजिस्ट्रेशन के तीसरी डोज अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर लगवा सकते हैं। हम आज 10 तारीख से यानी आज से 3rd डोज प्रिकॉशनरी डोज लगनी शुरू हो गई है हेल्थ केयर वर्कर्स को, फ्रंटलाइन वर्कर्स को और 60+ एज को। और ये डोज लग रही है आपकी 2nd डोज के 9 महीने बाद से। उत्तराखंड में कोविड-19 की बूस्टर डोज लगने की शुरुआत हो गई है। 60 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों, फ्रंटलाइन वर्कर्स को बूस्टर डोज लगना शुरू हो गया है। सभी सेंटर्स पर बड़े पैमाने में सीनियर सिटीजन कोविड-19 बूस्टर डोज लगाने के लिए पहुंच रहे हैं। सरकार के निर्देशों के बाद उत्तराखंड में भी आज से बुजुर्गों या यूं कहें 60+ के लोगों को बूस्टर डोज लगाने का काम शुरू हो चुका है। दून अस्पताल के ठीक सामने सुबह से ही कतारें देखी जा सकती हैं और कुछ लोग भी इनसे बात करेंगे। अंकल, आज से बूस्टर डोज लगाने का जो काम शुरू किया है, ये कितना जरूरी मानते हैं आप? ये बहुत अनिवार्य है जी। को इससे बचने के लिए, ओमिक्रॉन से और कोरोना से बचने के लिए मैं 3rd डोज लगवाने के लिए आया हूँ। सबको फ्री वैक्सीन मिल रही है और सब हर एक के लिए है, तो इसलिए जो है हम मोदी जी का बहुत धन्यवाद करते हैं। तो ये वो लोग हैं जो कह रहे हैं कि ये बूस्टर डोज बहुत ज़रूरी है और सुबह से ही लोग आए हुए हैं। आप बताइएगा, आप कोरोना की दवाई लगवाने आए, कितनी ज़रूरी है? ये तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस टाइम कहीं भी सफ़र करने के लिए कहीं भी ज़रूरत पड़ती है। अभी मैं अपने बहन के यहाँ गया था, वहाँ पे भी प्रॉब्लम आई, तो उसके लिए बहुत ही ज़रूरी है कि हर आदमी इसको लगाए ज़रूर। तो ये लोग हैं जो कह रहे हैं कि सफ़र आदि भी यदि आप करते हैं तो इसकी आवश्यकता है। उत्तराखंड में मैदानी जिलों से लेकर पहाड़ के इलाकों में भी आज से इसकी विधिवत शुरुआत की गई है और व्यवस्था ये भी की जा रही है कि यदि किसी ने डबल वैक्सीन ली थी पहले, उनको कल मैसेज नहीं भी आया
तो वो मौके पर जाकर भी वैक्सीन ले सकते हैं। उन्हें पूर्व का प्रमाण पत्र दिखाने की या अपना आधार कार्ड मौके पर फोटोकॉपी के रूप में जमा कराने की जरूरत होगी। अपने सहयोगी विनय सूद के साथ सुदीप जैन, न्यूज़ 1 इंडिया। दिल्ली के कैबिनेट मंत्री गोपाल राय ने रामनगर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इस दौरान गोपाल राय ने कोविड को देखते हुए आम आदमी पार्टी की रणनीति को साझा किया। साथ ही उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी चुनाव आयोग के फैसले का पालन करेगी। उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। देखिए, आम आदमी पार्टी इस चुनाव में चौंकाने वाला परिणाम लेकर के आने जा रही है। पूरे प्रदेश के अंदर एक अंडर करंट चल रहा है। 21 साल में भाजपा को मौका दिया, कांग्रेस को मौका दिया, एक बार हम केजरीवाल को मौका देंगे, आम आदमी पार्टी को मौका देंगे। पूरे प्रदेश में कहीं भी पहाड़ से लेकर मैदान तक सबके दिल में ये बात है। उसके कारण क्या है कि 21 साल में भाजपा कांग्रेस को मौका मिला। अभी भाजपा को सरकार बनी, भाजपा कह रही है 5 साल बेमिसाल, इतने बेमिसाल थे कि 3-3 मुख्यमंत्री बदलने पड़े। तो लोगों को एक विकल्प की तलाश थी और आम आदमी पार्टी एक मजबूत विकल्प के रूप में आज उत्तराखंड के अंदर चुनाव लड़ रही है। जहां तक चुनाव प्रचार की बात है तो आम आदमी पार्टी ने चुनाव आयोग के निर्देशानुसार अपने 2 स्तर पे कैंपेन की रणनीति बनाई है। एक तो हम वर्चुअल रैलियां शुरू कर रहे हैं जो शीर्ष नेतृत्व द्वारा संबोधित की जाएंगी। अब ये पहले चरण में आज से हमने शुरुआत की है दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी ने, और ये 16 तक चलेगा और आगे भी हम इसको जारी रखेंगे। देखिए, केंद्रीय निर्वाचन आयोग की तरफ से आचार संहिता का ऐलान होते ही उत्तराखंड की सड़कों पर पुलिस उतर आई है और नियमों का पालन कराने में जुट गई है। वहीं कोरोना गाइडलाइंस को लेकर भी खाकी का रवैया सख्त नजर आ रहा है। एक तरफ जहां आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद राजनेताओं द्वारा लगाई गई फ्लैक्स बोर्ड और झंडे जैसी सामग्रियों को उतारा जा रहा है, तो वहीं सड़कों पर बिना मतलब निकले राहगीरों पर भी कार्रवाई करते हुए जमकर चालान काटे जा रहे हैं। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो अब खाकी उल्लंघन करने वाले तत्वों को बिल्कुल भी रियायत नहीं दे रही है। चुनाव की घोषणा हो चुकी है और उस संबंध में जो है जगह जगह हम लोग जो है चेकिंग वगैरह करा रहे हैं और जो भी अवैध होल्डिंगें वगैरह होगी उससे भी हटाया जाएगा। और बॉर्डर पे भी हम लोगों ने कल एक मीटिंग बिजनौर में भी है, बिजनौर डिस्ट्रिक्ट ने रखी है। वो अवैध शराब वगैरह का जो भी रहता है बॉर्डर पे आवाजाही, उसको रोकने के लिए कल बिजनौर में मीटिंग है, उसमें भी दोनों जनपदों के अधिकारी शामिल होंगे। और उत्तराखंड में आचार संहिता लागू हो चुकी है, जिसमें निर्वाचन आयोग ने चुनाव की तारीखों का भी ऐलान कर दिया है। आचार संहिता लागू होते ही प्रशासन हरकत में आ गया है और सबसे पहले सरकारी कार्यालयों पर लगी प्रचार सामग्री और लोक संपत्ति पर लगे बैनर पोस्टर को हटाया जा रहा है। आपको बता दें कि देवभूमि में 14 फरवरी को विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होंगे और 10 मार्च को मतगणना की जाएगी। वहीं भारत निर्वाचन आयोग के सख्त निर्देश हैं कि जब तक प्रचार के लिए समय नहीं दिया जाता तब तक किसी तरह का प्रचार नहीं किया जाएगा। आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आदर्श आचार संहिता लगते ही जिला और पुलिस प्रशासन हरकत में आ गया है। जिला प्रशासन द्वारा अब मुख्य बाजारों और आसपास के इलाकों में लगे पोस्टर बैनर को हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। पाबू चौकी प्रभारी सूरत शर्मा ने बताया कि प्रदेश में आदर्श आचार संहिता लगते ही मुख्य बाजारों में लगे पोस्टर हटाने का काम शुरू कर दिया गया है। इसके साथ ही चुनाव आयोग द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों का अनुपालन करवाने के लिए लोगों को निर्देशित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग द्वारा जो भी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं उनका सख्ती के साथ धरातल पर उतारने का काम किया जा रहा है, जिससे जनपद पौड़ी समेत प्रदेश में शांतिपूर्वक ढंग से चुनाव को संपन्न कराया जा सके। उत्तराखंड में आचार संहिता लागू की गई है, तो उसके परिप्रेक्ष्य में मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि एक तो हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं इस संबंध में कि जो आदर्श आचार संहिता है उसका पालन करें। दूसरा, अभी तक जितने भी होर्डिंग वगैरह और बोर्ड जिस पार्टी के भी लगे हैं सार्वजनिक स्थान पे या जैसे स्कूल हो गया या गवर्नमेंट प्रॉपर्टी पे जो लगे हैं, तो उसको तहसील प्रशासन की मदद से हटाया जा रहा है और लोगों को भी इस संबंध में जागरूक किया जा रहा है।
और उत्तराखंड में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए नाइट कर्फ्यू के समय में बदलाव किया गया है। अब रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू का समय है। ऐसे में कई लोग समय की जानकारी नहीं होने की वजह से अभी भी समय सीमा खत्म होने के बाद नाइट कर्फ्यू के दौरान बेवजह घरों से बाहर निकल रहे हैं। वहीं मामला संज्ञान में आने के बाद मुनीकीरेती थाना पुलिस ने अपने क्षेत्र में मुनादी कर लोगों को जागरूक किया है। मुनादी के दौरान लोगों को बताया गया कि सरकार ने कोविड गाइडलाइन में बदलाव किया है, जिसके चलते नाइट कर्फ्यू का समय 2 घंटे बढ़ाया गया है। इसलिए कोरोना गाइडलाइन का पालन कर प्रशासन का सहयोग करें। मुनीकीरेती थाना प्रभारी निरीक्षक रितेश शाह ने बताया कि मुनादी कर लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया गया है। यदि अभी भी लोग बेवजह नाइट कर्फ्यू के दौरान बाहर बेवजह घूमते हुए मिलते हैं तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करना पुलिस की मजबूरी होगी। चमोली में मौसम का मिजाज बदल रहा है। सुबह से ही ऊंचाई वाले इलाकों में जमकर बर्फबारी हो रही है। वहीं 15 से 18 गांव बर्फ की चादर से ढक चुके हैं, जिसके बाद मौसम विभाग का अनुमान सही साबित होता है। बता दें, घूमने आए पर्यटक भी इस सुंदर नजारे का लुत्फ उठा रहे हैं। आज पाणा गांव में बहुत बर्फबारी हुई है, जिससे ग्रामीणों को बहुत परेशानियां उठानी पड़ रही है। जैसे आप देख सकते हैं 8-7 इंच तक बर्फ गिर गई है और ग्रामीणों के जो पानी के नल है वो जाम हो चुके हैं और जैसे रास्ते हैं वो बंद हो चुके हैं और ग्रामीण कुदाल फावड़ा लेकर गांव के बीचों के जो रास्ते हैं उनको बना रहे हैं, बर्फ हटा रहे हैं। गांव जो रास्ते में बर्फ गिर रखे हैं उनको हटा रहे हैं और ग्रामीण को बहुत कठिन। और इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया। नमस्कार।